सबसे पहले मैं ईश्वर, अपने माता पिता, अपने छोटे भाई एवं अपने गुरुजनों विशेषकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर, संजय सर, अमर सर एवं पूरी बायोमेट्रिक्स टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सपोर्ट के बिना मेरा यहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं था। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में 3 ड्रॉप लगे। स्ट्रैटेजी यार मेरे बैचमेट्स लोग आपको बताए होंगे और सीनियर्स भी बताए होंगे। स्ट्रैटेजी सिंपल ही है, एनसीईआरटी पे आप जितना फोकस रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर जितना करेंगे और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको अंत में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कुछ अलग किया, हर साल से क्या क्या सीखा अपनी गलतियों से। तो मेरा नाम प्रत्युष आकर्ष है। मैं बिहार राज्य के पूर्णिया ज़िले से बिलोंग करता हूँ। वहीं पे एक छोटा सा गांव है काझा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने 2016 में क्लास 10th पास किया। मैं क्लास 4 से क्लास 10 तक हॉस्टल में ही रहता था, पूर्णिया में ही। तो उस समय हम लोग में CGPA का पैटर्न चलता था क्लास 10th में। तो क्लास 10th में मेरे 10 CGPA आए। उसके बाद मेडिकल लेना था। तो उस समय क्या था ना कि बहुत ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था, बहुत ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन का, और ऐसा कंटेंट भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, ना मुझे कुछ पता था। तो मैं पटना चला गया, वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंडिविजुअल कोचिंग में करता था। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा था। फिर क्या हुआ कि जैसे खासकर जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट सब आता था फिजिक्स में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्लास में, मैं क्लास में सोने लगता था। इसी प्रकार 11-12 चला। सर बहुत अच्छे थे, पढ़ाते भी अच्छे थे सभी सर, बट वो मेरी ही गलती थी, या मैं उतना एफर्ट्स नहीं डाल पाया। मैं उतना सीरियस भी नहीं था उस समय कि मेडिकल ही करना है। बस लगता था कि थोड़ा मेहनत करेंगे, अंतिम में हो जाएगा, जैसे बोर्ड्स हो जाता था। तो इसी प्रकार 11-12 मेरा बीत गया। फिर 2016 के अप्रैल में हम गए थे पटना। तो फिर 12th बीता। 12th के जब अंतिम समय आया, यानी कि जनवरी 2018 में, मैं वापस घर आ गया, क्योंकि मेरा नॉन अटेंडिंग था पूर्णिया से ही। तो फिर मैं उस समय प्री बोर्ड हुआ, तो प्री बोर्ड में मेरे 42% आए सिर्फ, और मैं केमिस्ट्री में एकदम जस्ट पास था 1 नंबर से। फिजिकल एजुकेशन में फेल था, फिजिक्स में भी बस 1-2 नंबर से ही बचा था फेल होने से। तो फिर मैंने अगले 2-3 महीने किसी तरह बोर्ड की प्रिपरेशन करी, और फिर फाइनली बोर्ड में मेरे 84.2% आए। उसके बाद फिर फिर मैं उस समय 2018 में मैं 2 फॉर्म भरा था, नीट का और एम्स का। तो मई में मैं गया नीट की परीक्षा देने के लिए, गया, मेरा सेंटर पड़ा था, और प्रिपरेशन तो कुछ था नहीं, और 3 घंटे में मैं समय ही काट रहा था कि कब एग्ज़ाम ख़त्म हो, कुछ बन तो रहा नहीं था। तो मेरे 2018 के नीट में 220 मार्क्स आए 720 में। फिजिक्स में 23 मार्क्स, केमिस्ट्री में 35 मार्क्स, बायोलॉजी में 162 मार्क्स, और रैंक अराउंड 3,20,000 थी। फिर एम्स में भी वही हाल था, 1,80,000 रैंक आई। बट 7 मई से, यानी नीट के जस्ट 1-2 दिन बाद से, मैं सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया नीट के लिए। तो फिर मैं वहाँ से वापस आया। तो जब मैं दे रहा था 2018 में, तभी मैं जितेंद्र सर से, मैं यूट्यूब पे सर हमको मिले थे। उस समय हम सर का मोटिवेशनल वीडियो शुरू में देखते थे। तो सर का वीडियो देखते देखते मुझे पता चला कि सर पढ़ाने वाले हैं इस बैच से। तो मैंने डिसाइड किया कि बायो ऑनलाइन ही करेंगे। तो 2018 में मैं पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑफलाइन में ही ले लिया, पटना में ही था, और बायो डिसाइड किया कि ऑनलाइन करूँगा, और अपने पिताजी से बोला कि मुझे लैपटॉप खरीद दीजिए। तो लैपटॉप भी मिल गया। मैं अपना प्रिपरेशन शुरू किया, मगर दिक्कत था कि जैसे जहाँ हम ऑफलाइन करते थे, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ और सिलेबस चलता था, और इधर कुछ और चलता था। बायो तो हम कर रहे थे, तो जब उधर टेस्ट देते थे तो उधर फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आता था, बायो में खराब आता था। इधर टेस्ट देते थे ऑनलाइन साइड में, तो मेरे बायो में अच्छे मार्क्स आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में खराब मार्क्स आते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री के टेस्ट में तो मेरे 50% भी स्कोर नहीं आते थे, मुझे रैंक भी नहीं मिलता था मेरे बहुत सारे टेस्ट में। तो फिर इसी तरह
मेहनत तो बहुत की 2018 में, बट वही था कि सही डायरेक्शन में नहीं था। एनसीईआरटी को इतना डेडिकेशन से पढ़ना चाहिए, उतने अच्छे से हम पढ़े भी नहीं सिंसियर होकर एनसीईआरटी को। तो फिर 2019 आया, तो 2019 में मैंने 4 फॉर्म भरे, नीट के, एम्स के, जिपमर के और ICAR के। तो नीट का सेंटर मेरा पटना ही पड़ा था, तो नीट दिया, रात में आया, अनऑफिशियल की से मिलाया, 495 मार्क्स थे। तो मैं समझ गया कि नहीं होना है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और जनरल कैटेगरी से हूँ, तो पता था कि 550 प्लस ही जाएगा कट ऑफ। तो फिर बहुत रोया उस रात कि पहली बार मेहनत करने के बाद असफलता हाथ लगी थी, तो नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो फिर नीट के बाद मैं अपना सब कुछ सामान पैक करके घर आ गया, फिक्स था कि अब घर पे ही जाते हैं, उधर तैयारी करेंगे। फिर एम्स में वही हाल था, 70,000 रैंक थी अराउंड, और जिपमर में 17,000 रैंक थी, ICAR में 1171 रैंक थी 2019 में। तो ICAR के थ्रू मुझे कॉलेजेस मिल रहे थे, बट मैंने ऑप्ट किया कि मुझे नहीं लेना है कॉलेज। उसके बाद मैं फिर वापस घर पे आ गया। घर पे आया, फिर उसी समय मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, तो बहुत हार्ड टाइम थे उस समय। बट फिर मैं जून में डेथ हुआ, तो मैं अराउंड जुलाई से अपना प्रिपरेशन फिर से शुरू किया 2020 के लिए। तो 2020 के लिए मैं पूरी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे बेसिक्स अच्छे थे, तो इसीलिए जो पार्ट में मुझे बस कमजोरी थी, मतलब जो पार्ट मेरा वीक था, उसके लिए मैं लेक्चर से रिफ़र करता था सर के, और DPS बनाता था। और बायो का मेरा नोट्स बना हुआ था, तो स्पीड में ही लेक्चर देखता था, बस रिवाइज करता था। और इस बार NCERT पे ज़्यादा फोकस करने लगे थे। फिज़िक्स का NCERT इस बार भी नहीं पढ़े थे, तो यही गलती थी। फिर अराउंड 2020 आया, कोविड आ गया, फिर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हो गया, और इसके कारण बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो गए, तो पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं हो पाता था। बट फिर भी मैं अपना पूरी कोशिश किया कि मैं पाथ से डेविएट ना हूँ। तो फिर क्या हुआ, और लॉकडाउन का हो गया लफड़ा कि एग्ज़ाम का भी कुछ पता ही नहीं चलता था। तो इस समय क्या था कि मैं दिन भर में 1 से 2 चैप्टर ही पढ़ पाता था, और इससे क्या हुआ, मुझे लगता था कि बाकी सब लॉकडाउन में कोई पढ़ता थोड़ी होगा इस समय। तो मैं यहाँ पर अंडरएस्टिमेट कर रहा था कंपटीशन को, तो यही भारी पड़ गया। अंतिम समय में मैं अंतिम के 2-3 महीने में ही थोड़ा कंपटीशन में पीछे हो गया। तो 2020 में मैंने 6 फॉर्म भरे नीट के, एम्स सब इस साल से नीट में आ गया था। ICAR का फॉर्म भरा, BHU BSc का भरा, BHU एग्रीकल्चर का भरा, नेस्ट का भरा, और BCEC का भरा। तो एग्ज़ाम हुए। नीट में मेरे 572 मार्क्स थे। पहले तो लगा कि इस साल हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार का 2019 में कट ऑफ 568 था, और 2020 में बिहार में एक नया कॉलेज भी खुला था, तो थोड़ी बहुत कम ही थी, बट थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद इस बार हो जाए। बट फिर मैंने बाकी एग्ज़ाम्स भी दिए थे, तो जिसमें BHU एग्रीकल्चर मेरा 17 रैंक था, BHU BSc में 139 रैंक था, नेस्ट नाइजर में मेरा 539 रैंक था, ICAR में 647, और BCEC में 5th रैंक था। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट नीट में फिर रिज़ल्ट आया 16 अक्टूबर को, 34,499 रैंक थी। तो पता चल गया नहीं होना है। तो फिर बहुत रोया उस रात अकेले में। तो फिर मैंने पापा को बोला कि मैं फिर से प्रिपेयर करूँगा, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी नहीं बोला कि तुम ये करो वो करो, या निकल नहीं रहा है। इस सब समय में क्या है ना कि लोग आपको अलग अलग एडवाइस देंगे कि निकलना रहता और निकल जाता, ये करना होता ये कर लो, प्राइवेट में ले लो, और फिर अलग अलग कंपैरिजन होने लगते हैं, ये वो कर रहा है वो कर रहा है। बट मेरे फादर ने इन लोगों के बात में नहीं आए, मुझे बस सपोर्ट किया कि मैं जो करना चाह रहा हूँ। तो फिर उसी समय क्या हो गया ना कि BHU का रिज़ल्ट आ गया। फिर उसमें था कि 17th रैंक है, आराम से मिल जाएगा, हॉस्टल भी मिल जाएगा। तो ऐसा हो गया कि उसको रिजेक्ट ही नहीं कर पाए हम उस समय कि नहीं लें एडमिशन। सोचे कि अभी ऑनलाइन ही है,
तो अपना प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रख लेंगे। और इस मामले में मैं बहुत लकी रहा साल भर कि यूनिवर्सिटी कभी ऑफलाइन खुला ही नहीं, नीट तक सब कुछ ऑनलाइन ही चलता है, इसलिए मुझे भी समय मिल गया। तो इस बार क्या था ना कि मैं लेक्चर्स तो नहीं कर पाया क्योंकि मैं कॉलेज के साथ मैनेज कर रहा था। सुबह 8-9 से शाम के 5-6 बजे तक कभी भी लेक्चर होने लगते थे। दिन भर यूट्यूब नेटवर्क ऑन करके रहते थे कि कब लिंक आ जाए क्लास का। तो इसी टाइप से मेरा हुआ। मेरा मेन फोकस था कि जब तक बायोमेट्रिक्स का मैं टाइटन बैच में था, क्योंकि अक्टूबर में ज्वाइन किए थे, कि जब तक सर का क्लास फर्स्ट डिवीज़न ख़त्म हो, मतलब ओवरऑल क्लास ख़त्म हो, तब तक मैं भी अपना डिवीज़न कंप्लीट कर लूँ। तो 6 बजे के बाद जो मुझे समय मिलता था उसमें मैं अपना जो सर का शेड्यूल चल रहा था उसके थ्रू अपना पेस बना के अपना सिलेबस कवर करते गया। तो अराउंड 10 अप्रैल तक मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और 15 अप्रैल से क्रैश कोर्स थी, जो 3 महीने की एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स थी। तो क्रैश कोर्स शुरू हुआ। पहला 2 महीना बहुत अच्छा से पढ़े क्रैश कोर्स में, क्योंकि कॉलेज का उस समय उतना लोड नहीं था। मेरी क्रैश कोर्स में उस समय पहली बार 600 प्लस में हिट करने लगा और कभी कभी 650 प्लस भी आने लगे थे। और टॉप 100 में कभी कभार 3-4 टेस्ट में कभी कभार आ जाते थे हम। वही मेरे लिए बड़ी बात थी वहाँ। बट 100 से 200 के बीच में कंसिस्टेंटली रहता था। बट जब लास्ट महीना आया क्रैश कोर्स का तो उस समय मेरे एग्ज़ाम्स ओवरलैप कर गए कॉलेज के इधर। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी देने थे, लाइक ओपन बुक एग्ज़ाम होता था, 4-5 घंटा पेपर लिखना पड़ता था, कुछ वाइवा का तैयारी करना होता था। इससे मेरा प्रिपरेशन थोड़ा इधर ख़राब होने लगा और मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स भी गिरने लगे। बहुत अजीब सिचुएशन था, बहुत ख़राब लगता था कि फिर कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट फिर हाँ, फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, अराउंड 15 जुलाई तक क्रैश कोर्स भी ख़त्म हो गया था, 12-13 जुलाई तक, और उसी समय मेरा फर्स्ट ईयर भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब सेकेंड ईयर का मिड सेमेस्टर जब आएगा, वो नीट के बाद ही आएगा, 2 महीना के बाद ही कम से कम, तो तब तक हम अपना सारा क्लास बंक करके फुल प्रिपरेशन करेंगे। बाद में अगर इधर ही रहना हुआ तो प्रोफेसर का पैर पकड़ लेंगे कि सर मेरा ये हो गया था, कुछ मामला हो गया था, आप मेरा असाइनमेंट ले लीजिए। नीट में हो गया तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो फिर हाँ, लास्ट का 2 महीना मैं आप लोगों से अपना शेड्यूल शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं मानता हूँ कि मिड जुलाई तक मैं बिल्कुल सिंपल था जहाँ तक सभी स्टूडेंट पहुँचते हैं। बट अंतिम 2 महीना का जो मेरा प्लानिंग था रिवीजन का, वो अलग था। और मैं मानता हूँ कि अंतिम के 2-3 महीने एकदम गेम चेंजर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे प्लान किया था अंतिम को 2 महीना। एक एक डे मेरा प्लान रहता था किस दिन क्या करना है। तो अंतिम 2 महीना में मैंने प्लान किया कि जैसे 2 बार तो रिवीजन हो गया, एक बार नॉर्मल और एक बार क्रैश कोर्स। तो अंतिम 2 महीने में मैंने प्लान किया कि 3 बार रिवाइज़ करेंगे पूरा सिलेबस। तो पहला डिवीज़न 1 महीने में, दूसरा डिवीज़न अगले 20 दिन में, और तीसरा डिवीज़न एग्ज़ाम से 10 दिन पहले। तो मैंने जैसे 100 चैप्टर हैं ऑलमोस्ट, तो 10-10 चैप्टर करके 10 टेस्ट में मैंने बांट दिया उसे। और प्लान करता था कि कोई एक टेस्ट है उसके लिए मैं 2 दिन पढ़ूंगा और 1 दिन टेस्ट दूंगा। अब यहाँ से मैं ऑफलाइन टेस्ट देने लगा था, क्योंकि प्रैक्टिस करना था कि ऑफलाइन में जो सेक्शन ए सेक्शन पे इंट्रोड्यूस हुआ था उसको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। तो फिर मैं 2 दिन पढ़ता था, 1 दिन टेस्ट देता था। तो एक टेस्ट में 3 दिन लग रहे हैं, तो 10 टेस्ट में टोटल 30 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार 1 महीने में मेरा सब कुछ हो गया। मॉक टेस्ट में वही 620-630 पे ही फंसे रहते थे। एक बार बस 654 आया था, वो हाईएस्ट था मेरा ऑफलाइन मॉक टेस्ट में। फुल सिलेबस का देता था, बस रिवीजन के लिए 2-2 दिन का स्लॉट बांटे थे। उसके बाद फिर अगले 20 दिन में क्या हुआ, वही जो पार्ट टाइप का सिलेबस था उसको अब एक एक दिन पे कर दिए कि एक दिन में ही एक टेस्ट का सिलेबस पढ़ना, एक दिन में फुल मॉक टेस्ट देना ऑफलाइन में। और फिर अंतिम 10 दिन में मेरा प्लान था कि शुरू के 2-3 दिन में फिजिक्स कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में कि आप एक बार कंसेप्ट अच्छा कर लीजिए तो अंतिम में आप उतना नहीं भी पढ़ पाइएगा तो उतना हार्म वो नहीं करेगा। बट अंतिम में आप केमिस्ट्री बायो को छोड़ नहीं सकते, इतना वोलेटाइल है सब कुछ। और एग्ज़ाम से लगता है 1-2 दिन पहले मैंने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज की थी, क्योंकि मैं बार बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाता था, बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट है। तो इसी तरह का हुआ। एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम का सेंटर मेरा पटना में था।
और पूरी रात में एग्ज़ाम से एक दिन पहले सो नहीं पाया, इतना डर लगता था। सिर्फ 2 घंटे सोया था रात भर में। फिर मैं अपने मामा के यहाँ था, सेंटर मेरे से डेरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। मेरा सेंटर हमेशा दूर ही देते हैं पटना में। तो फिर सेंटर गए तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले क्या होता है, बहुत स्ट्रेस रहती है, तो थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाता है। मेरा भी तबीयत डाउन हो गया था, कोल्ड से सफ़र कर रहा था और एग्ज़ाम देने में बहुत दिक्कत होता था। जिससे झुकते थे, बार बार मुझे अपना नाक ऊपर खींचना पड़ता था, ओवरफ्लो ना हो जाए। तो फिर मगर इसी प्रकार मेरा एग्ज़ाम हुआ। तो उस दिन रात में आए, अनऑफिशियल की सब आने लगे लगभग 8 बजे से। इस बार सोचे कि पहले फिजिक्स जोड़ते हैं, नहीं तो हर बार की तरह बायो जोड़ के खुश हो जाते थे और फिजिक्स आके मेरा सब कुछ ख़राब कर देता था। तो पहले फिजिक्स जोड़े, 156 मार्क्स आए, तो लगा कि हाँ इस बार लगता है कि हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री जोड़े, 160 मार्क्स थे उसमें, तब तो मैं कंफर्म था कि इस बार तो होना ही है, क्योंकि बायो में कंफर्म थे कि अच्छा मार्क्स आएगा। फिर बायो जोड़े, 345 मार्क्स आए उसमें, तो टोटल 661 मार्क्स। उस रात क्या बताऊँ, बहुत खुश था। रात भर में सो नहीं पाया खुशी से, पूरा देह में दर्द कर रहा है, 2 दिन से सोए नहीं थे, बट फिर भी बहुत खुश थे। लग रहा था कि यार चलो से मई 2018 से जो अपना सीरियस प्रिपरेशन शुरू किए थे वो अब जाके ख़त्म हो रहा है। इसी प्रकार फिर एनटीए ने बहुत लटकाया भी रिजल्ट के लिए, बट फाइनली 1 नवंबर को रिज़ल्ट आया, फाइनली सब कुछ अच्छा हुआ। तो अब अंतिम में मैं कहना चाहूँगा, जैसे कुछ मैं चीज़ बताना चाहूँगा जो मतलब क्विक रिवीजन में आपको अंत में बहुत मदद करेगी। फिजिक्स में मैं एक फार्मूला कॉपी बनाया हुआ था। फार्मूला कॉपी में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मूला, कोई ऐसा सवाल जो नॉर्मल तरीके से आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे, उसका कोई शॉर्टकट है वो आप वहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार अराउंड एक कॉपी में मेरा पूरा फिजिक्स कॉम्पैक्ट हो गया था। तो 2-3 घंटे में ही मेरा पूरा फिजिक्स इससे रिवाइज हो जाता था। और फिजिकल केमिस्ट्री नॉर्मल याद ही रहता था प्रैक्टिस से, सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री छोड़ के वो थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है। फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंसेप्चुअल है, बट फिर आपको उसमें एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी, उसमें भी एक लाइन से सवाल आते हैं। इनऑर्गेनिक तो खैर एक लाइन से सवाल आते हैं, उसमें तो बात ही नहीं है। तो इन दोनों सब्जेक्ट का भी मेरे पास एकदम शॉर्ट नोट था, एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड पॉइंट थे। तो एक्चुअली इसके बारे में आपको पता कि जैसे आप 2-3 बार चैप्टर पढ़िएगा तो आपको खुद अंदाज़ा लगने लगेगा कि क्या क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है और आप बार बार भूल रहे हैं, उसे आप नोट कर लीजिए, तो आपको क्विक रिवीजन में उससे बहुत मदद मिलेगी। और फिर बायो में भी मेरा ऐसा ही था, शॉर्ट नोट बना हुआ था। कंसेप्ट तो बहुत अच्छे थे ही, सर ने ऐसा पढ़ाया था बायो तो खासकर। थोड़ा मिस्टेक हो गया इसलिए 345 मार्क्स ही है बायो में मुझे, कंपटीशन के मुकाबले थोड़े कम है जितना इस बार कंपटीशन है बायोलॉजी में। तो यही मेरा जर्नी रहा। तो होपफुली आपको कुछ इससे सीखने मिला होगा। और जो ड्रॉपर सब हैं, बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप लोग हार मत मानिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, अपने अटेम्प्ट से ऑनेस्ट रहिए। तो एक चीज़ मैं छोटे से बात बताना चाहूँगा कि अपनी स्कोर को कभी लिमिट मत करिए। जैसे मैं जब 2019 के लिए प्रिपेयर करता तो सोचता था 550 हिट करना है, क्योंकि वहाँ कट ऑफ जा रहा है। वह कट ऑफ चला गया 570 के पास, मगर मार्क्स थोड़ा कम ही रह जाता है हम जितना टारगेट करते हैं। फिर 2020 के लिए मैंने 600 का हिट करने का सोचा, तो 570 पे जाके लटक गया और कट ऑफ चला गया 610 बिहार में। तो इस बार मैं यही सोचा कि अपने आप को कहीं लिमिट नहीं करते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है। हर पहलू पे काम करेंगे, जितना मैक्सिमम आना होगा आएगा। मेरा काम है अपना बेस्ट देना कि बाद में रिग्रेट न रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही मेरा प्लान था इस बार। आप लोग भी इस माइंडसेट से मेहनत कीजिए। रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं है, बस ऑनेस्ट अटेम्प्ट करिए। एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल आपको ऊपर वाले मदद करेंगे, जैसा कि मुझे किए थे, मैं फील कर सकता हूँ। इतने एंजाइटी स्ट्रेस एग्ज़ाम पर हाथ कम कमाने के बावजूद भी मैं इस बार उतने सिली मिस्टेक नहीं किया। ये सब बातें हैं, बिल्कुल अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, मेहनत करते रहिए, टीचर्स को अच्छे से फॉलो करिए, फेथ रखिए उन पर। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।